नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटिव चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक प्रॉक्सी स्टॉक है फॉर लग्जरी जो थीम चल रही है या जो प्रीमियमाइजेशन थीम चल रही है, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो स्टॉक है वो कैसे प्रॉक्सी एक्ट कर रहा है। तो ये जो बिजनेस है जिसके बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है लैंडमार्क कार्स करके। तो ये जो कंपनी है वो अलग अलग जो लग्जरी ब्रांड्स है उनके लिए डीलरशिप प्रोवाइड करती है। तो ये वीडियो में हम इसके बारे में काफी डिटेल में जानेंगे। उसके पहले यदि आपने अब तक वैल्यू एजुकेटिव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने ये चैनल पे काफी अलग अलग डाइवर्स सेक्टर्स पे डिटेल वीडियो क्रिएट की है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल हो गया या एग्रोकेमिकल्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, ऑटो एंसिलरी है, एफएमसीजी स्टॉक्स है, बैंकिंग स्टॉक्स है। ऐसे बहुत अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, सेक्टर्स के बारे में एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर किया है। मैंने फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे एक 4 पार्ट का एक डिटेल सीरीज भी क्रिएट किया है जो आप जरूर देख सकते हो। सो कमिंग बैक टू लैंडमार्क कार्स, तो यदि आप लैंडमार्क कार्स का बिजनेस मॉडल देखोगे तो ये एक डीलर है या डीलरशिप एज एक्ट करता है फॉर लग्जरी कार्स के अलग अलग जो ब्रांड्स है। तो इसमें यदि आप देखो तो मर्सिडीज बेंज या उनका नंबर 1 कस्टमर है या नंबर 1 ब्रांड है जिसके लिए वो अलग अलग डीलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे कि उनके पास कितने डीलरशिप्स है या कितने आउटलेट्स है और अलग अलग क्या क्या बिजनेस उनके सेगमेंट्स है जिससे उनके रेवेन्यूज आते हैं। तो मर्सिडीज बेंज के अलावा लैंडमार्क कार के पास काफी अलग अलग डाइवर्स लग्जरी ब्रांड्स है, जैसे कि जीप हो गया या इसके अलावा फोक्सवैगन है, BYD जो चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी मैन्युफैक्चरर है एंड इट इज टॉप इन द ग्लोब या टॉप इन द वर्ल्ड। तो BYD का भी उन्होंने फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लिया था 2022 में। इसके अलावा उनके पास रेनॉल्ट करके जो ब्रांड है उसका भी डीलरशिप है। अशोक लेलैंड का कमर्शियल व्हीकल्स का एक स्मॉल पार्ट वो आप देखोगे तो उनका एज अ डीलरशिप वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। रिसेंटली कंपनी ने 2 नए ब्रांड्स को ऐड किया था यहाँ पर, उसमें एक MG है और जो सेकेंड है दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये काफी अलग अलग डाइवर्स ब्रांड्स के लिए जो कंपनी है वो एज अ डीलर एक्ट करती है। तो यदि आप ये टेबल में देखोगे तो कंपनी के पास जो मर्सिडीज बेंज है उसमें लगभग 16.4% का मार्केट शेयर है और ये कंपनी इंडिया में डीलरशिप में नंबर 1 है या सबसे ज्यादा मार्केट शेयर उनके पास ही है। यदि आप आउटलेट्स देखोगे तो 21 आउटलेट्स है मर्सिडीज बेंज के उनके पास और ये कंपनी ने 2008 में मर्सिडीज बेंज के साथ जो काम है वो शुरू किया था। यदि आप होंडा देखोगे तो कंपनी की शुरुआत ही होंडा ये ब्रांड से हुई थी। उन्होंने ये जो ब्रांड है वो 1998 में इंडिया में लेके आई थी और इसके लिए वो फर्स्ट डीलर बने थे। इसमें भी यदि आप देखोगे तो कंपनी का नंबर 1 मार्केट शेयर है या सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है। करंटली वो लगभग 5.5% है एंड कंपनी के पास 21 आउटलेट्स है होंडा के लिए। जीप में यदि आप देखो तो कंपनी के पास लगभग 24.2% का मार्केट शेयर है। अगेन जो लैंडमार्क कार्स है वो नंबर 1 है इंडिया में, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो है वो इनके पास ही है और इन्होंने जीप के साथ 2017 में उनके जो ऑपरेशंस है या जो डीलरशिप्स है वो शुरू की है। उसके बाद में यदि आप फोक्सवैगन में देखोगे तो फोक्सवैगन में भी नंबर 1 डीलर है कंपनी इंडिया में। जो मार्केट शेयर है वो लगभग 9.6% का है। कंपनी के पास 24 आउटलेट्स है और 2009 में उन्होंने फोक्सवैगन के साथ शुरुआत की थी। रेनॉल्ट में कंपनी नंबर 3 है एज अ मार्केट शेयर, लगभग 4.5% का मार्केट शेयर है। 18 आउटलेट्स है और 2016 में कंपनी ने रेनॉल्ट के साथ काम शुरू किया था। रेनॉल्ट का जो बिजनेस है वो आई थिंक करंटली इतना कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, लॉस मेकिंग ही बिजनेस है। तो ये उन्होंने जो बिजनेस है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा रिड्यूस किया है। इसके अलावा 2022 में कंपनी ने BYD जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली, उनके साथ भी चालू किया था। तो ये भी उनका रीसेंट टाई अप है। एंड उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि MG वेक्टर के साथ में उन्होंने एक नया जो एक वेंचर है उसकी शुरुआत की है। गोवा में उन्होंने शोरूम लाया है और MP में भोपाल में उन्होंने शोरूम लाया है और इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आप देखोगे तो उनका रीसेंट पार्टनर है फॉर द डीलरशिप्स। यदि आप टॉप कंट्रीज के कार्स के सेल्स देखोगे तो इसमें चाइना टॉप पे आता है, 30 मिलियन कार्स लगभग वो सेल करता है एवरी ईयर। इसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स है विद लगभग 15 मिलियन कार्स पर एनम एंड बाद में इंडिया आता है विद 4 मिलियन कार्स। बट यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस ये है कि इंडिया में जो प्रीमियमाइजेशन है वो सिर्फ लगभग लेस देन 1% है ऑफ टोटल कार सेल्स, यानी लगभग इंडिया में 40 लाख कार्स जो है वो ईयरली सेल होता है और उसमें सिर्फ 1% यानी लेस देन 40,000 जो कार्स है वो एक्चुअली लग्जरी कार्स है। यही ट्रेंड यदि आप चाइना में देखोगे तो लग्जरी कार्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कार्स लगभग 7% आ जाता है।
इंडिया में यदि आप मर्सिडीज बेंज के सेल्स देखोगे तो लगभग उन्होंने 15 to 17,000 के सेल्स किए थे पर एनम में, और ये जो नंबर है वो सिर्फ 2% का आ जाता है कंपेयर टू मर्सिडीज बेंज ने चाइना में जितने सेल्स किए थे। चाइना में मर्सिडीज बेंज ने 2023 में लगभग 6 लाख से ज्यादा सेल्स किए थे। तो इंडिया में यदि आप देखोगे तो दैट सेल्स इज वेरी वेरी लेस, विच इज जस्ट 2%। बट ये जो ट्रेंड है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। यदि आप डेटा देखोगे तो मर्सिडीज बेंज एस क्लास जो मॉडल है उसका एवरेज एज जो है बायर का वो करंटली 35 ईयर्स का है। बट ये जो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है या जो बायर है वो स्लोली लग्जरी कार्स के टुवर्ड्स यहाँ पर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल लग्जरी कार्स एक्सपेक्टेड है आगे जाके 14 to 16% इसमें ग्रोथ आ सकती है कंपेयर टू जो नॉन लग्जरी कार्स है इसमें लगभग 8 to 10% ग्रोथ आ सकती है। इसमें यदि आप देखो तो मर्सिडीज बेंज का जो एस क्लास का मॉडल है इसमें करंटली जो एवरेज एज है बायर का वो लगभग 37 ईयर्स का है, और लगभग 5-7 ईयर्स पहले ये जो एवरेज एज था वो लगभग 45 ईयर्स था, यानी एवरेज एज जो है वो रिड्यूस हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग डेटा है, यदि आप डॉलर मिलियनियर्स इंडिया में देखोगे तो उसमें से सिर्फ 4% जो एक्चुअली कस्टमर्स है या डॉलर मिलियनियर्स है वो लग्जरी कार्स का इंडिया में बाइंग करते हैं। बट यही ट्रेंड यदि आप ग्लोबली देखोगे तो 60% तक आ जाता है यहाँ पर जो लग्जरी कार्स का बाइंग करते हैं जो $1 मिलियन से उनका ज्यादा नेटवर्थ है। ये टेबल में आप देख सकते हो कि लैंडमार्क कार्स जो अलग अलग लग्जरी कार्स के जो ब्रांड्स है उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है या जो डीलरशिप करता है उसके वॉल्यूम्स क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यदि आप देखो तो मर्सिडीज बेंज के 2017 में लगभग 1421 कार्स जो है वो उन्होंने सेल किए थे। 2018 में वो इंक्रीज होकर 2159 हुआ, और सब्सिक्वेंटली 2022 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 1984 कार्स जो है उन्होंने सेल की थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लैंडमार्क कार्स का शेयर भी देख सकते हो, टोटल इंडिया में जो 10% का था 2017 में जो इंक्रीज होकर लगभग 16% का हुआ है। होंडा के केस में भी यदि आप देखोगे तो जो लगभग उनका मार्केट शेयर है वो 4.8% से इंक्रीज होकर 6.2% हुआ है 2019 में। 2017 के कंपैरिजन में एक्चुअली करंटली जो नंबर ऑफ कार्स है वो रिड्यूस हुई है बिकॉज होंडा का ओवरऑल सेल्स ही यहाँ पर इम्पैक्ट आया है, सेम अबाउट द फोक्सवैगन। बट कंपनी ने उनका जो मार्केट शेयर है वो आइदर मेंटेन किया है या इंक्रीज किया है। जीप के केस में यदि आप देखोगे तो दे जस्ट स्टार्टेड विद द 0.9% ऑफ द मार्केट शेयर विद 51 कार्स सोल्ड इन 2017, एंड करंटली यदि आप देखोगे तो जीप ने लगभग 3000 कार्स जो है वो सेल की थी 2022 में, एंड कंपनी का जो मार्केट शेयर है दैट इज मोर देन 20%, यानी कंपनी ने उनका जो मार्केट शेयर है वो काफी इंक्रीज किया है इन केस ऑफ जीप। रेनॉल्ट के केस में यदि आप देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी स्ट्रगलिंग फॉर देयर सेल्स बिकॉज यहाँ पर इतने ज्यादा सेल्स नहीं हो रहे हैं, एंड ये जो बिजनेस सेगमेंट है वो ज्यादा कुछ प्रॉफिटेबल भी नहीं है। BYD एक रीसेंट एंट्रेंट है उनके पोर्टफोलियो में, तो कंपनी ने हार्डली कुछ कार्स जो है 2022 में सेल की थी, एंड यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी है बिकॉज ये चाइनीज मैन्युफैक्चरर है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर कुछ चैलेंजेस है, तो यहाँ पर पेनिट्रेशन करना मे नॉट बी वेरी इजी। बट यदि आप उनके प्रोडक्ट्स देखोगे तो आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। ग्लोबली BYD इज द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड उनके जो कार्स के सेल्स है वो टेस्ला से भी ज्यादा है। यहाँ पर यदि आप देखो तो वॉरेन बफेट इज आल्सो इन्वेस्टर इनटू BYD विच इज अ चाइनीज कंपनी। अभी हम लैंडमार्क कार्स के जो रेवेन्यूज है वो कौन कौन से अलग अलग सेगमेंट से आते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कितने रेवेन्यूज आते हैं कौन से सेगमेंट से, एंड कौन से सेगमेंट से कितना एबिटा आता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेजर जो सेगमेंट है जिससे कंपनी के रेवेन्यू आते हैं वो न्यू कार के सेल्स से आते हैं जो लगभग 82% है। उसके बाद में यदि आप देखोगे तो लगभग 16% के जो रेवेन्यूज है वो स्पेयर्स और मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग ये जो सेगमेंट है उससे आते हैं, एंड जो 2% के रेवेन्यूज है वो अदर सेगमेंट से आते हैं जिसमें यदि आप देखोगे तो कंपनी को कमीशन मिलता है जब भी वो अलग अलग जो इंश्योरेंस के ये प्रोडक्ट्स है रिलेटेड टू कार्स वो सेल करते हैं, या फाइनेंसिंग में भी आप देखो तो उनको कुछ कमीशन मिलता है। एक्सेसरी सेल करने के बाद उनको आप देखोगे तो एक अच्छा रेवेन्यू मिलता है, तो ये ऑल क्लब टुगेदर लगभग 2% ऑफ द रेवेन्यूज आता है। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज यदि आप देखोगे तो डिस्पाइट हैविंग मोर देन 80% ऑफ द रेवेन्यूज फ्रॉम द न्यू कार्स, यदि आप एबिटा देखोगे तो एबिटा इज नॉट द हाईएस्ट बाय सेलिंग द न्यू कार्स बिकॉज ये जो कार सेलिंग का बिजनेस है, नए कार का सेलिंग का बिजनेस, यहाँ पर एबिटा जो है वो काफी कम है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो। तो परसेंटेज में यदि आप देखोगे तो लगभग 3 to 4% ही मिलता है नए कार के सेलिंग से। बट जो सर्विसिंग बिजनेस है दैट इज एक्चुअली अ फैंटास्टिक बिजनेस बिकॉज यहाँ पर जो एबिटा है वो लगभग 16 to 18% का है, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग मोर देन 50% है। तो सर्विसिंग इज एक्चुअली द कोर ऑफ द बिजनेस,
एंड सर्विसिंग ये जो सेगमेंट है इससे ही कंपनी को सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ रुपीज जो एबिटा आता है वो यही सेगमेंट से आता है। तो टोटल एबिटा के लगभग 58% का जो एबिटा है वो कंपनी को सर्विसिंग ये सेगमेंट से आता है। इसके बाद में 29% का जो एबिटा है वो कंपनी को अदर्स ये सेगमेंट से आता है। इसमें यदि आप देखो तो रेवेन्यूज में वो सिर्फ 2% है, बट ये हाईली आप देखो तो मार्जिन एक्रूटिव है, बट ये सेगमेंट में बहुत ज्यादा मार्जिन से एक्चुअली एक्सपेंसेस नहीं है, तो एबिटा इज वेरी वेरी हाई, जिसमें उनके अलग अलग कमीशंस आ जाते हैं या एक्सेसरीज आ जाती है। और रिमेनिंग जो 13% का एबिटा है वो कंपनी को कार्स के सेल्स से आता है। तो कार सेल इज नॉट अ वेरी वेरी गुड बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर एबिटा बहुत कम है, बट बाकी जो दो बिजनेस सेगमेंट्स है दे आर वेरी वेरी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस विद वेरी हाई आरओसी आल्सो। बट जब तक वो कार्स नहीं सेल करेंगे तब तक ये जो दो सेगमेंट्स हैं उनका वो बिजनेस नहीं कर सकते हैं या उसमें कुछ रेवेन्यूज या एबिटा नहीं आ सकता है। इसलिए कार सेलिंग इज अ इंपॉर्टेंट बिजनेस सेगमेंट, बट इट इज नॉट अ वेरी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस सेगमेंट। यदि आप उनका अदर जो बिजनेस सेगमेंट है वो यदि आप देखोगे, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो डीलर्स होते हैं वो अलग अलग एक्सेसरीज भी बेचते हैं अलग अलग कार्स का। तो ये एक्सेसरीज में यदि आप देखो तो कैमरा आ जाता है, हेडलैम्प है, सीट कवर्स है, फ्लोर मैट्स है, कार कवर है, अलॉय व्हील्स है, एयर फ्रेशनर है, टायर इन्फ्लेटर है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्सेसरीज है। एंड जनरली ये जो एक्सेसरीज है इसमें जो डीलर है उसको 15 to 25% के मार्जिन होते हैं। लग्जरी कार्स के केस में ये 30% तक के भी मार्जिन उनको मिल सकते हैं। इसके बाद में यदि आप देखोगे तो लगभग 90% ऑफ द जो कस्टमर्स है वो इंश्योरेंस लेते हैं वही डीलर से, और ये जो इंश्योरेंस वो कस्टमर लेता है उसमें जो डीलर है उसको अप टू 20% प्रीमियम में यहाँ पर कमीशन मिल सकता है। सो इट इज अगेन अ वेरी वेरी हाई एबिटा मार्जिन बिजनेस। और जो कस्टमर्स कार खरीदते हैं उसमें से लगभग 75% ऑफ जो कस्टमर्स है वो ये जो कार है वो लोन पे खरीदते हैं या फाइनेंस पे खरीदते हैं। और फाइनेंस में टोटल जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है उसमें से 0.75% या 1% तक का जो कमीशन है या जो फीस है वो यहाँ पर डीलर को मिल सकता है। यानी ये काफी एक अच्छा बिजनेस मॉडल है जिसमें सबसे हाईएस्ट आप देखोगे तो मार्जिन से, बिकॉज एक्सपेंसेस सेपरेटली ये बिजनेस के लिए कुछ नहीं है। उनका जो एक्चुअल में न्यू कार सेलिंग का बिजनेस है इसमें ही आप देखोगे तो ये सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। यदि आप कंपनी का टोटल जर्नी देखोगे तो इट हैज बीन अ वेरी वेरी गुड जर्नी। 2015 में कंपनी के पास सिर्फ 15 आउटलेट्स थे, बट H1 2024 तक कंपनी के पास लगभग 117 आउटलेट्स है। कंपनी के लिए मर्सिडीज बेंज ये जो कस्टमर है, ये जो डीलरशिप उनको मिला है, इट इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डीलरशिप, क्योंकि टोटल एबिटा में से 46% का जो एबिटा है वो उनको मर्सिडीज बेंज से ही आता है। और यदि आप टोटल लग्जरी कार्स का टोटल मार्केट देखोगे तो ये टोटल मार्केट में से 40% ऑफ द जो मार्केट शेयर है वो मर्सिडीज बेंज का ही है। इसमें यदि आप देखो तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है वो ऑडी है या BMW है, बट मर्सिडीज बेंज का यहाँ पर टोटल 40% का यहाँ पर मार्केट शेयर है इन लग्जरी कार सेगमेंट्स इन इंडिया। करंटली मर्सिडीज बेंज के पास इंडिया में लगभग 40 to 50,000 कार्स मैन्युफैक्चर करने का यहाँ पर कैपेसिटी है, बट 2023 में कंपनी ने सिर्फ 17,000 कार्स यहाँ पर इंडिया में सेल की थी। तो डेफिनेटली उनको भी कैपेसिटी इंक्रीज करना है आगे जाके, जैसे जैसे लग्जरी कार्स का पेनिट्रेशन बढ़ेगा या प्रीमियमाइजेशन जो थीम है जो करंटली चल रहा है जो 14 to 16% केगर से यहाँ पर आगे जाके ग्रो हो सकता है, या यहाँ पर और ज्यादा डिमांड जैसे आएगा वैसे ही यहाँ पर उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा। या इसके अलावा मर्सिडीज बेंज भी काफी अलग अलग जो उनके नए नए मॉडल्स है उनका कंटिन्यूस लॉन्च कर रही है जिससे उनका पेनिट्रेशन आगे जाके बढ़ सके। लैंडमार्क कार्स का यदि आप न्यू कार सेल्स का सेगमेंट देखोगे तो जिससे उनको 80% से ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं, बट ये सेगमेंट में उनको सिर्फ 3 to 4% का ही एबिटा मिलता है। इन केस ऑफ लग्जरी कार्स ये जो एबिटा है वो लगभग 6 to 7%, 8% तक का हो सकता है। और इसमें और एडिशनल कुछ उनको इनकम या रेवेन्यू मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन वो कैसे टारगेट्स अचीव करते हैं, विच इज सेट बाय जो ब्रांड है उसके हिसाब से उनको और एडिशनल रेवेन्यूज कुछ जो है वो मिल सकते हैं। लैंडमार्क कार्स इज ऑल्सो फोकस ऑन द एक्विजिशन स्ट्रेटेजी। तो कंपनी के टोटल जो 117 आउटलेट्स है उसमें से 25% जो आउटलेट्स है वो कंपनी ने एक्वायर किए हैं। एंड कंपनी के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली लगभग उनका जो टारगेट होता है पे बैक का, यानी जो इन्वेस्ट करते हैं वो एक्विजिशन में, वो लगभग 4 to 4.5 ईयर्स में वो इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर होना चाहिए, जिसको बेसिकली पे बैक पीरियड कहा जाता है। तो ये जनरली कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है यहाँ पर कि कितने साल में उनको रिकवर करना है जो एक्वायर करने के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। अभी हम कंपनी ने जो हिस्टोरिकली एक्विजिशंस किए हैं अलग अलग ब्रांड्स के उसका एक समरी देख लेते हैं। तो 2013 में यदि आप देखोगे तो कंपनी ने मर्सिडीज बेंज कोलकाता में 2 शोरूम्स और एक वर्कशॉप जो है उसको 12.5 करोड़ में एक्वायर किया था 2016-17 में।
रेनॉल्ट का पंजाब में एक्विजिशन किया था, लगभग 17 शोरूम्स और 17 वर्कशॉप्स थे फॉर 24.5 करोड़। 2018 में फोक्सवैगन का उन्होंने अहमदाबाद में एक्वायर किया था 2 शोरूम्स और 1 वर्कशॉप को लगभग 9 करोड़ में। वैसे 2021 में होंडा को उन्होंने वापी और सूरत के कुछ वर्कशॉप्स और जो शोरूम से उसको एक्वायर किया था 1 करोड़ में। देन सेम ईयर में उन्होंने फोक्सवैगन और मर्सिडीज को भी किया था। फोक्सवैगन के केस में लगभग 2 शोरूम्स और 2 वर्कशॉप्स थे जो उन्होंने 3.9 करोड़ में एक्वायर किया था। और मर्सिडीज बेंज के लिए उन्होंने मुंबई में लगभग 4 वर्कशॉप जो है वो एक्वायर किए थे, जिसका अमाउंट सबसे हाईएस्ट था जो 35 करोड़ का था। यदि आप ओवरऑल एज अ डीलरशिप का बिजनेस मॉडल देखोगे तो वो काफी वर्किंग कैपिटल हेवी होता है, बिकॉज उनको जो ब्रांड से उनसे जो अलग अलग कार से उनको पहले खरीदना पड़ता है उनके बुक्स में, एंड बाद में दे सेल टू द कस्टमर्स, इसीलिए वर्किंग कैपिटल काफी हेवी हो जाता है। बट मर्सिडीज बेंज ने यहाँ पर एक नया स्ट्रेटेजी आप देखोगे तो दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। जो यहाँ पर चेंज हुआ है वो 1 अक्टूबर 2021 से हुआ है, और ये जो स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है रिटेल ऑफ द फ्यूचर। तो इसमें ये चेंज हुआ है कि जो डीलर है उसको अभी मर्सिडीज बेंज से कार्स नहीं खरीदने हैं, जो कस्टमर है वो डीलर के थ्रू डायरेक्ट मर्सिडीज को ऑर्डर देगा और बाद में मर्सिडीज ही प्राइसिंग डिसाइड करेगी। पहले क्या हो जाता था कि डीलर्स जो अलग अलग कंपटीशन है डीलर्स में, उसके वजह से वो कभी कभी जो कार्स है वो तो लॉस में भी बेच देते थे, बिकॉज उनको इन्वेंट्री जो है वो लिक्विडेट करना है, बिकॉज अदरवाइज उनको कैश फ्लोस के प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिसके वजह से कैश फ्लो का मिसमैच हो सकता है, बिकॉज ये जो डीलर्स है उनको उनके लेंडर्स को भी पे करना होता है। इसी वजह से यदि आप देखोगे तो ये जो रिटेल ऑफ द फ्यूचर मॉडल है, इट इज वेरी गुड मॉडल फॉर द डीलर्स ऑल्सो। उनका बिजनेस काफी असेट लाइट हो जाएगा, बिकॉज डीलर्स को कोई भी इन्वेंट्री नहीं होल्ड करना है एक्सेप्ट जो डेमो कार्स होते हैं। तो जो इन्वेंट्री है वो मर्सिडीज बेंज के पास ही होगा, प्राइसिंग भी वही डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर डीलर्स का सिर्फ इतना ही काम रह जाएगा कि वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट कस्टमर्स कैन चूज डिफरेंट डीलर्स। तो ये हर एक डीलर के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो जाएगी, जो बिजनेस है वो काफी असेट लाइट हो जाएगा। यहाँ पर रिसेंटली ये इंट्रोड्यूस किया है, इसी वजह से कंपनी का यदि आप आरओसी देखोगे तो वो भी 2021 के बाद में थोड़ा इंक्रीज हुआ है, बिकॉज यहाँ पर उनको इन्वेंटरी मैनेज नहीं करना है या इन्वेंटरी उनको अपने बुक्स में नहीं रखना है। इसके अलावा यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है ग्लोबली भी, यदि आप देखोगे तो लगभग 40 to 50% मार्केट शेयर एक ही डीलर के पास होता है, और मुझे लगता है कि वो आगे जाके इंडिया में भी यही जो ट्रेंड है वो आ सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो लग्जरी ब्रांड्स है उनको कम से कम जो डीलर्स है उनके साथ इंटरेक्ट करना है या उनके साथ बिजनेस करना है, बिकॉज इट बिकम्स इजी फॉर देम रादर देन हैंडलिंग मल्टीपल डिफरेंट स्मॉल डीलर्स। तो यहाँ पर लैंडमार्क का इसको एडवांटेज क्या है कि एक लिस्टेड प्लेयर है वो आगे जाके भी कैपिटल रेस कर सकता है जैसे भी कुछ नीड होगी, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड या जो स्मॉल प्लेयर होगा। तो इसके कंपैरिजन में दे हैव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिकॉज फंड्स यहाँ पर उनको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं जैसे भी नीड होगी, एंड काफी लार्ज एक्विजिशन भी वो कर सकते हैं। और इसके अलावा लैंडमार्क का जैसा जो प्लेयर है, जो वीकर अलग अलग स्मॉलर कॉम्पिटिटर्स है जिनका बिजनेस इतना वो अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनको वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेस है, तो ऐसे जो वीकर प्लेयर्स है उनको लैंडमार्क कार जो है वो इजीली एक्वायर कर सकता है और उनका जो बिजनेस है वो ग्रो कर सकता है। अभी हम कंपनी के जो सेकंड सेगमेंट है जो रिपेयर्स मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग का आता है, जिससे कंपनी को हाईएस्ट एबिटा आता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें यदि आप देखोगे 3 कैटेगरीज आ जाती है। फर्स्ट जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, जिससे कंपनी को लगभग 23% के रेवेन्यूज आते हैं। उसके बाद में ये सेगमेंट के जो 40% के रेवेन्यूज है वो जनरल रिपेयर से आते हैं, एंड लगभग 37% के जो रेवेन्यूज है वो बॉडी पार्ट से आते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आगे जाके सपोज इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट होता है तो लैंडमार्क कार जैसे जो डीलर्स है जिनके लिए सबसे ज्यादा जो एबिटा है वो सर्विसिंग से ही आता है, तो यहाँ पर कुछ इंपैक्ट आ सकता है या नहीं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेगमेंट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, ये सेगमेंट में कुछ इंपैक्ट आ सकता है सपोज जो इंडस्ट्री है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे यहाँ पर शिफ्ट होती है। बट यदि आप देखो तो मेजर जो रेवेन्यूज है जो कोई भी डीलर्स को आता है ये सेगमेंट में, वो बेसिकली एक्सीडेंटल जो अलग अलग कार्स होती है उनका मेंटेनेंस करने में आता है, जिसको बॉडी शॉप कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांजिशन होने के बाद भी ये जो रेशो है मुझे लगता है कि इट विल बी सिमिलर, बिकॉज तभी भी एक्सीडेंट्स हो गए। यदि आप देखोगे तो 1 out of every 3rd कार इज बेसिकली गेट्स डैमेज या उसका एक्सीडेंट हो जाता है इन अ स्पैन ऑफ 1 year, जिसका बेसिकली जो चार्ज होता है वो इंश्योरेंस कंपनीज पे करती है, डायरेक्टली जो कस्टमर है वो नहीं पे करता। और लग्जरी कार्स के सेगमेंट में यहाँ पर जो डीलर होता है उसको काफी अच्छे मार्जिन जो है वो अवेलेबल है। तो ये जो सेगमेंट है इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट। इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ डिसरप्शन होगा।
इवन इफ सपोज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन आगे जाके बढ़ता है। ये चार्ट में यदि आप देखो तो कंपनी ने उनके सर्विस बेस्ड जो बिजनेस मॉडल है या जो सेगमेंट है उसके जो रेवेन्यूज है फ्रॉम 2013 टू 2023 लगभग 20% से ग्रो किया है। एंड यदि आप एवरेज रिलेशन देखोगे तो एवरेज रिलेशन भी कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। रिसेंटली Q3 में लगभग उन्होंने उनके जो एवरेज रिलेशन है वो मोर देन 26,000 पर कार इतने उन्होंने किए हैं। और जो नए कार वो बेचते हैं उसमें भी कंपनी ने फर्स्ट टाइम 20 लाख का जो मार्क है वो यहाँ पर क्रॉस किया है। ये चार्ट्स में आप देख सकते हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सर्विसिंग जो बिजनेस है उसमें कंपनी ने कितने वॉल्यूम्स यानी कितने कार्स जो है वो सर्विस किए हैं फ्रॉम 2017 टू 2022 अलग अलग ईयर्स का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो। 2021 में थोड़ा डिप है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। एवरेज रिलेशन भी यदि आप देखोगे तो वो इंक्रीज हुआ है, 14,000 सिर्फ था 2017 में जो इंक्रीज होकर 21,380 हुआ है 2022 में। एंड करंटली वो और इंक्रीज होकर 26,000 हुआ है। तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी वेरी गुड बिजनेस जो कंपनी कर रही है। ये जो सेगमेंट है वो बहुत ही एक अच्छा बिजनेस सेगमेंट है। और ये बिजनेस में यदि आप देखो तो जो लग्जरी कार ओनर्स होता है जनरली ये ट्रेंड है कि 100% ऑफ द लग्जरी कार ओनर्स फॉर फर्स्ट 3 to 5 years वो ऑथोराइज डीलर से ही उसके कार की सर्विस करता है। तो इसका मीनिंग यही है कि जो रोड साइड मोम एंड पॉप शॉप से उस पे लग्जरी कार्स जब तक वो वारंटी के अंदर है या इनिशियल 3 to 5 years में नहीं जाते, बाद में डेफिनेटली दे मूव टू द लोकल शॉप्स, बट इनिशियल ईयर्स में मोस्ट ऑफ द जो कस्टमर्स है दे रिटेन विद द जो ऑथोराइज डीलर से, जिसमें आप देखो तो काफी अच्छे मार्जिन अवेलेबल है। और ये जो सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस का बिजनेस सेगमेंट है इसमें लगभग आप देखो आरओसी जो होता है वो 50% का आरओसी होता है विच इज फैंटास्टिक आरओसी। और ये जो मेंटेनेंस एंड सर्विसेज का बिजनेस सेगमेंट है ये काफी प्रेडिक्टेबल बिजनेस सेगमेंट है एंड इट इज बेसिकली नथिंग बट अ कैश काउ। जनरली यहाँ से अच्छे रेवेन्यूज एंड अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी को आती रहती है टू फंड फॉर द अदर बिजनेस सेगमेंट। तो अदर बिजनेस सेगमेंट में यदि आप देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्सेसरीज आ जाती है, फाइनेंसिंग का उनको कुछ कमीशन मिलता है वो आता है, एंड इसके अलावा इंश्योरेंस में उनको जो प्रीमियम है उसका लगभग 20% अमाउंट मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सेगमेंट से क्या रेवेन्यूज आए हैं। 2017 में लगभग 12.2 करोड़ आए थे, 18 में 23.3 करोड़ आए थे, सिमिलरली 2019 में 26.2, बाद में 2020 एंड 2021 पैंडेमिक की वजह से अफेक्ट हुआ था, और 2022 में उन्होंने लगभग 23.8 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो उनको अदर्स ये सेगमेंट से आए थे जो बेसिकली कमीशन बेस्ड आप देखो तो इनकम है। और इसमें उनके जो मार्जिन है वो लगभग 70-80% के मार्जिन हो सकते हैं बिकॉज ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है बिजनेस सेगमेंट में। सिमिलरली आप ये चार्ट में भी देख सकते हो कि टोटल जो फाइनेंस का कॉस्ट है उसमें कंपनी को लगभग 0.75 to 1% या स्लाइटली हायर देन 1% भी मिल सकता है। तो ये भी अगर आप देखो तो कंसिस्टेंट बिजनेस इनकम है कोई भी कार डीलर के लिए। इसके बाद में अभी हम देखते हैं कि प्री ओन्ड कार्स जो है ये काफी एक चैलेंजिंग सेगमेंट है जिसमें कंपनी ने रिसेंटली एंट्री किया है। और ये सेगमेंट में कोई भी ऑर्गेनाइज यदि आप देखो तो ज्यादा एक बड़ा प्लेयर नहीं है। मोस्ट ऑफ द सेगमेंट जो है वो डोमिनेटेड है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, जिसमें कस्टमर्स आर आल्सो नॉट वेरी मच हैप्पी बिकॉज ऑफ वेरियस ट्रिक्स विच इज प्लेड बाय दिस मोम एंड पॉप शॉप्स या जो रोड साइड ब्रोकर्स होते हैं। स्टार्टअप्स ने भी बहुत ज्यादा कुछ पैसा ये बिजनेस सेगमेंट में कमाया नहीं प्री ओन्ड कार्स में। तो स्टिल द कंपनी इज वेंचरिंग इनटू दिस सेगमेंट एंड क्लेमिंग दैट कि करंटली जो ये सेगमेंट अनऑर्गेनाइज डोमिनेटेड है वो आगे जाके 4-5 years में काफी शिफ्ट हो सकता है उसमें ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए या जो एक डोमिनेटिंग प्लेयर होगा। और लैंडमार्क कार्स के लिए एक्चुअली ये सेगमेंट के लिए कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं है, वो उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस का ही पार्ट होगा। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है ये बिजनेस, करंटली प्रॉफिटेबल भी है। यदि आप हिस्टोरिकल ये सेगमेंट के रेवेन्यूज देखोगे तो काफी कम थे, बट 2024 में कंपनी का टारगेट 100 करोड़ के रेवेन्यूज का है एंड 25-26 में नेक्स्ट 2 years में कंपनी को ये डबल करना है यानी 200 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो उनको ये सेगमेंट से यानी प्री ओन्ड कार्स के सेगमेंट से एक्सपेक्टेड है आगे जाके। ये बिजनेस में लगभग 4% के मार्जिन हो सकते हैं कंपनी के अकॉर्डिंगली एंड करंटली भी जो बिजनेस है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कंपनी स्लोली इसको बिल्ड कर रही है। तो अभी हम लास्ट में थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कौन कौन से अलग जो डीलर्स है वो इंडिया में अवेलेबल है और वो कौन कौन से कार्स के अलग अलग जो ब्रांड्स है उनके लिए कैटर करते हैं और इसके कंपैरिजन में लैंडमार्क कार्स कहां पर स्टैंड करता है। तो यदि आप ये टेबल में देखोगे तो लैंडमार्क कार्स के पास जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि होंडा, रेनॉल्ट, फोक्सवैगन, जीप या एमजी भी उन्होंने रिसेंटली ऐड किया है, फिर बीवाईडी है, अशोक लेलैंड है एंड आगे जाके वो महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी ऐड करने वाले हैं। इसके बाद में नवनीत मोटर्स यदि आप देखोगे तो सेकंड लार्जेस्ट है, काफी वेल नोन है। उसमें आप देखो तो जो BMW का एज अ डीलर फेमस है। इसके अलावा JLR का वो आप देखोगे तो उनके पास डीलरशिप है, मारुति है, फेरारी है, मिनी है या पोर्शे जैसे ब्रांड्स भी है।
या उसके बाद में और भी काफ़ी अलग अलग डीलर्स है, अद्वैत है, AMPL है, डच मोर्टन है, जुबलांट है, कटारिया है, क्यूएन ऑटो और क्यूएन मोटर्स है। तो ये चार्ट में आप कंप्लीट कंपैरिजन जो है वो देख सकते हो। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, यहाँ पर एक अच्छा प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड जो है वो इंडिया में चल रहा है। टोटल यदि आप देखोगे तो लगभग 40% ऑफ जो कार्स है वो 10 लाख से ऊपर की बिकती है या 10 लाख के अबव बिकती है इंडिया में, जो पहले ये ट्रेंड नहीं था। SUVs का भी यदि आप यहाँ पर ये चार्ट में देखोगे तो मोर देन 45% ऑफ जो कार्स इंडिया में बिक रही है करंटली वो SUVs है। तो जो ट्रेंड है वो कंप्लीटली शिफ्ट हुआ है फ्रॉम सेडान कार्स या जो हैचबैक कार्स है, उससे काफी जो ट्रेंड है वो SUVs में शिफ्ट हुआ है, विच इज बेसिकली शोन इन दिस चार्ट। तो इंटरेस्टिंग जंक्चर पे करंटली इंडिया एंड लैंडमार्क कार एक लिस्टेड प्लेयर है जिसके पास फंडिंग का अवेलेबिलिटी है, जो स्मॉलर जो प्लेयर्स है, अनऑर्गेनाइज वीकर प्लेयर्स है, उनको एक्वायर करता है राइट टाइम पे। तो मुझे लगता है वो अपना जो बिजनेस है वो काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। जो मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग का बिजनेस है दैट इज अ फैंटास्टिक बिजनेस, हाई ROC, हाई मार्जिन बिजनेस है एंड इसमें ज्यादा कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं जाता, एक कैश काउ जैसा बिजनेस मॉडल है। आगे जाके वो उनका प्री ओन कार का बिजनेस कैसे डेवलप करते हैं दैट विल बी इंटरेस्टिंग, बिकॉज प्री ओन कार का टोटल जो अपॉर्चुनिटी साइज है विच इज एक्चुअली हायर देन या लगभग 1.5 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर टू न्यू कार जो सेल्स होती है। इसमें मुझे एक ही चैलेंज लगता है कि ये जो लग्जरी कार्स है उसमें थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है, सपोज इकोनॉमी में कुछ स्लो डाउन आ जाता है, बिकॉज ये बेसिकली डिस्क्रिशनरी इनकम आ जाता है, तो उसके वजह से कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। या कंपनी सपोज बाकी कोई ब्रांड जो है उनके साथ नया कोलैबोरेशन नहीं कर पाती है, जैसे कि BMW के साथ उनका नहीं है, ऑडी के साथ नहीं है, तो ये आगे जाके नहीं होता है, देन देयर माइट बी सम चैलेंज। या और एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि करंटली 40% ऑफ द जो लग्जरी कार्स है उसमें मर्सिडीज आती है, या आगे जाके सपोज BMW और ऑडी ने उनके अलग अलग मॉडल ज्यादा लॉन्च किए और उनका मार्केट शेयर बढ़ जाता है, जिसके लिए लैंडमार्क के पास में कोई डीलरशिप्स नहीं है, तो यहाँ पर उनका बिजनेस जो है वो थोड़ा निगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। बट सपोज मैनेजमेंट अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करती है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छा ग्रोथ जो है वो आगे जाके यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। ये कोई भी रिकमेंडेशन या सेल बाय का एडवाइस नहीं है। वैल्यू एजुकेटेड चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, यहाँ पर मैं कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ। दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आप वीडियो कंप्लीट देखिए, इसमें से सीखिए एंड देन यू कैन टेक योर ओन कॉल या यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपको गाइड कर सकता है कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे अलग अलग जो स्टॉक्स है या बिजनेसेस है वो हम माइक्रो कैप क्लब में भी कंटिन्यूसली फाइंड आउट करते हैं। मोस्टली हमारा जो फोकस है वो स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स पे है, जहां पर हम ऐसे बिजनेसेस को ट्राई करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए जो करंटली अनआइडेंटिफाइड है, अंडर रेटेड है एंड मोर इंपॉर्टेंटली अंडर वैल्यूड है, ताकि हमें ऐसे जो बिजनेस है वो एक अच्छे प्राइस में मिल सके। तो कंटिन्यूसली हम अलग अलग ऐसे जो बिजनेसेस है उनको फाइंड आउट करते हैं, प्लांट विजिट्स करते हैं, हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को भी होस्ट करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। ये जो सारे इंटरव्यूज है वो अवेलेबल है जो आप देख सकते हो। इसके अलावा मोर देन 50 रिपोर्ट्स अलग अलग स्टॉक्स पे अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल है जो आप देख सकते हो, रिपोर्ट्स को रीड कर सकते हो एंड आप आपका खुद का डिसीजन ले सकते हो कि आपको इन्वेस्ट कहाँ पर करना है, कभी करना है, कितना करना है। वी डोंट रिकमेंड एनीथिंग इन अ माइक्रो कैप क्लब। ये कोई एडवाइजरी या रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। तो यदि आपको कोई रिकमेंडेशन चाहिए तो माइक्रो कैप क्लब मे नॉट बी राइट प्लेस फॉर यू। बट यदि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए टू इंटरैक्ट विद अदर इन्वेस्टर्स, टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट डिफरेंट बिजनेसेस विच माइट हेल्प यू टू टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको ये लैंडमार्क कार का वीडियो कैसे लगा जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ऐसे अलग अलग डाइवर्स सेक्टर्स के बारे में, अलग अलग जो स्मॉल कैप्स है इनके बारे में एक डिटेल वीडियो में हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ, तो ऐसे जो वीडियोज है वो देखने को मत भूलिए। अब तक आपने वैल्यू एजुकेटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हम अभी नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे ऐसे एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ ऑफ वन ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल कैप कंपनी।